सभी भैया बहनों को स्नेह। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। आइए अब हम परावर्तन की घटना से आगे बढ़कर अपवर्तन की घटना पर विचार करते हैं। अब अपवर्तन क्या होता है, तो सर्वप्रथम हम परावर्तन के बारे में समझ चुके हैं। परावर्तन क्या है, तो हमने कहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में आपतित होती है और वह उसी माध्यम में किंतु भिन्न दिशा में वापस लौट जाती है, प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। यहाँ पर माध्यम परिवर्तित नहीं होता है। किंतु अब यदि हम आगे चलें तो हम ये कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण माध्यम बदल लेती है और माध्यम बदलने के बाद वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो जब प्रकाश किरण माध्यम बदलती है तो माध्यम के बदलने के कारण वह अपने मार्ग से भटक जाती है, जिसको अपन विचलन भी कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना और जो है अपवर्तन कहलाती है। तो इस प्रकार से हम अपवर्तन को समझते हैं। अब आइए अब हम इनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं पर विचार करते हैं। अपवर्तन तो मैंने कि जैसे बताया अभी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का यही जो क्रम है, यही जो प्रक्रिया है, यह अपवर्तन कहलाता है। सामान्य तौर पर कोई भी रंग का चश्मा पहनने के बाद हमको पूरी दुनिया उसी रंग की दिखाई देती है। जैसे मैं कहूँ, हरे रंग का चश्मा पहनने के बाद पूरी दुनिया हरे रंग की दिखाई देती है। उसके पीछे कारण यह है कि वह हरा रंग का जो कांच है वह प्रकाश को अपवर्तित करता है। अब हम आगे चलते हुए जब हम अपवर्तन के नियम पर विचार करते हैं तो जिस प्रकार से हमने परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतन कोण जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तन कोण जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब दूसरा जो नियम है वह ध्यान में रखने वाली बात है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण हम कहते हैं I को, तो I के सामने हमने लिखा ज्या, और ठीक इसी प्रकार से अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात R की ज्या के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है और यह जो अनुपात है वह अपवर्तनांक कहलाता है। तो नियम में अपवर्तनांक की बात नहीं है, नियम में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रकाश के विभिन्न प्रकार के आपतन कोण, अपवर्तन कोण और इसमें विभिन्न प्रकार के गुणधर्म के विषय में और जो है अध्ययन करेंगे। अब प्रकाश जो है वो इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हम लोगों को जानना चाहिए। जैसे एक परिभाषा है, मैं अपवर्तक पृष्ठ बना लेता हूँ, कोई भी अपवर्तक पृष्ठ, ये मान लिया जाए उत्तल पृष्ठ है। अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि इस अपवर्तक पृष्ठ को बनाने के लिए और जो है हमने एक ऐसा गोलीय पृष्ठ लिया होगा। ये तो कहने का मतलब ये है कि अपवर्तक पृष्ठ को बनाने के लिए हमने जो गोला लिया है, जिस गोले पर हम यह अपवर्तक पृष्ठ बना रहे हैं, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि इस अपवर्तक पृष्ठ को बनाने के लिए जिस गोलीय पृष्ठ का उपयोग किया गया है उस गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से व्यक्त करते हैं। इसके पश्चात द्वितीय क्रम में अब यहाँ पर हम ध्रुव की बात करते हैं। ध्रुव क्या है, तो हम ये कहते हैं इस पृष्ठ पर जो मध्य बिंदु होगा, ये जो पृष्ठ का मध्य बिंदु है वह ध्रुव कहलाता है। किंतु इस ध्रुव की परिभाषा में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। यह एक काल्पनिक रेखा मैंने खींचा, तो ध्रुव क्या है, तो हम ये कहते हैं ये जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ध्रुव को हम दूसरे रूप में हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव जो है वह अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे मुख्य अक्ष होकर गुजरता है। तो दर्पण पर स्थित वह बिंदु जहाँ से मुख्य अक्ष होकर गुजरता है ध्रुव कहलाता है और इसे हम P से व्यक्त करते हैं। तीसरा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, तो हम ये कहते हैं
P और C अर्थात ध्रुव और जो वक्रता केंद्र है इसको मिलाने वाली रेखा और जो है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो कुल मिला के ऐसी कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं का भी स्मरण होना आवश्यक है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम और जो है आगे विषय बिंदु का अध्ययन करेंगे। अब जो है प्रकाश के जाने के कुल मिला के जो नियम हैं वो नियम कैसे हैं। तो जब भी कोई अवतल लेंस या उत्तल लेंस ऐसा कोई हो तो हम इस पर विचार करेंगे कि प्रकाश किरण कैसे कैसे गमन करता है। तो यहाँ पर हम लोगों को लेंस से संबंधित इन घटनाओं को हम बाद में अध्ययन करेंगे, उससे पहले हम कुछ अन्य विषय बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अब आगे हम चलते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसके मार्ग को उलट देने पर प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से प्रकाश किरण आई थी। उत्क्रमणीयता के इस सिद्धांत को समझने के लिए फिर से हम एक चित्र का सहयोग लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यह एक जल एक पृष्ठ है, ये वायु है। अब अगर मान लिया जाए हम ये अभिलंब बनाते हैं, अब यहाँ पर देखें तो ये प्रकाश किरण वायु से जब जल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहाँ पर देख लिया जाए, मैं यदि यहाँ पर दर्पण रख देता हूँ तो दर्पण रख देने पर प्रकाश किरण क्या है, आपतित हुई थी, ये अपवर्तित हुई है। अब जैसे ही हम उस पर दर्पण रखते हैं इसकी दिशा बदल जाती है और इसका जो तीर का निशान है हम ऐसे कर देते हैं। तो पहले ये आपतित किरण था, अब ये अपवर्तित किरण था। दूसरे क्रम में क्या हो जाता है, अब ये आपतित किरण है तो डेफिनेटली जो अपवर्तित किरण होगा वो इस रास्ते से वापस लौटेगा और इधर उधर नहीं भटकेगा, ये इसी रास्ते से वापस हो जाएगा। मान लेते हैं आपतन कोण का मान 40 अंश था, इसका मान 30 अंश है। अब जब दिशा हमने बदल दिया तो यदि प्रकाश किरण जो है वो आपतन कोण 30 अंश बनाता है तो डेफिनेटली जो अपवर्तित किरण है वो 40 अंश पर ही बाहर निकलेगा। यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। हमने आपतित प्रकाश की जो दिशा है उसको पलट दिया तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाता है जिस मार्ग से वह आया था। तो इस प्रकार से हम अपवर्तन के अंतर्गत उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को समझते हैं। अब हम विभिन्न माध्यमों में और जो है यह किस प्रकार से होता है इस पर विचार करते हैं। इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर मान लिया जाए हमने वायु लिया है, जल लिया है, कांच और फिर से वायु। तो कहने का मतलब क्या है, जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, फिर जल से कांच में जाएगा तो हालांकि अभिलंब की ओर ही झुकता है क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है, और ठीक इसी प्रकार से जब कांच से वायु में चला जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इस प्रकार से प्रकाश किरण में अपवर्तन होता है। यहाँ पर आपतन कोण को हमने I लिखा है, अपवर्तन कोण को यहाँ R1 लिखा है। अगर इसका मान R1 है तो यहाँ पर जो कोण होगा वो भी R1 होगा क्योंकि ये दोनों अभिलंब हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। अब इस पृष्ठ के लिए ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, तो अगर ये R1 है और इसको हमने R2 लिखा तो अगले पृष्ठ के लिए सेम वही हो जाएगा कि ये जो R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा। तो ये दोनों प्रकार से, ये I है तो ये R1, तो ये R1, R2 है तो ये R2 और ये जो है वो I हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जब वायु में ही जो प्रकाश किरण है वो वापस आ जाता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो इस बात को हमको स्मरण रखना है। अब चलिए हम इसी का अध्ययन करते हैं और विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक के लिए सूत्र प्राप्त करते हैं। तो जब प्रकाश किरण वायु से जल में अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से साइन I अपॉन साइन R। तो साइन I तो ठीक है, साइन R की जगह हम साइन R1 लिखेंगे। अब अगले क्रम में जब जल से कांच में प्रवेश करेगा तो हम यहाँ पर R1 बटे R2 लिखेंगे अर्थात साइन R1 बटे साइन R2 लिखेंगे। इसी प्रकार से तीसरे क्रम में हम पहुँचे तो प्रकाश किरण जब कांच से वायु में प्रवास गमन करेगा तो वहाँ पर साइन R2 अपॉन साइन I लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर I जो है वो निर्गत कोण होगा। अब हमने ये जो तीनों समीकरण प्राप्त किया, ऊपर में समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3, इन तीनों समीकरणों को हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लिखते हैं A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A।
यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए। तो ऐसी स्थिति में हम तीनों बाईं ओर के जो गुणांक हैं उसको हमने गुणा किया है, तो दाहिनी ओर के गुणांकों का भी गुणा करेंगे और इस प्रकार से साइन R1 से साइन R1, साइन R2 से साइन R2, साइन I से साइन I, ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से एक बचेगा। अतः विभिन्न माध्यमों का जो अपवर्तनांक होता है, इसका अंत में जो गुणनफल होता है वह 1 प्राप्त होता है। यदि मान लिया जाए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं 3 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक होगा वो 1/3 होगा। अर्थात 3 और 1/3 को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो हमको 1 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से विभिन्न माध्यमों में जो अपवर्तनांक होता है इसको हमने समझा है। तो आज के इस कालखंड में इतना ही। आप सभी भैया बहन स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई भी नियमित जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कालखंड में इतना ही। सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह।